लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अगले दिन सुबह इरेमुडी मणि अपनी नई दुकान के उद्घाटन में उन्हें आमंत्रित करने आए तो शर्मा जी घर पर नहीं मिले। रवि और कमली को अपने आने का मकसद बताकर चले गए। देखो बेटा, बाऊजी भले ही न माने, पर हम तो मुहूर्त और लग्न के विपरीत ही काम करते हैं। कल का दिन शुभ तो नहीं, पर मैं कल ही उद्घाटन करवा रहा हूं। वे आए ना आए उनकी मर्जी है। तुम आओगे तो इन्हें भी लेते आना। सुबह 9:30 जब शर्मा जी लौटे तो रवि ने सूचना दी, पर शर्मा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर उनका चेहरा परेशान लग रहा था। वो अपने ढंग से अशुभ दिन में कमी की शुरुआत कर रहे हैं। आपको भी आने को कहा है। क्या हुआ बाऊ, आपका चेहरा उतरा क्यों है? सारे फसाद की जड़ तो यही है ना। ऊपर से मैं वहां चला जाऊं तो फिर सीमावैयर छोड़ेंगे थोड़े ही। कैसा फसाद बाऊ? सीमावैयर चाहते थे कि ये जगह देशिका मणि को न मिले, इसलिए उन्होंने मेरे पेशगी लेने के बाद अहमद अली को मेरे पास भेजा। मैंने अपने वचन के अनुसार देशिका मणि को ही दिलवा दिया। मठ से भी पत्र आ गया है। मैंने जब सीमावैयर को पढ़वा दिया, खूब बिगड़े। बोले नास्तिक को मठ की जमीन किराए पर दी जा रही है, ये अधर्म है, अनाचार है। मुझको गालियां भी सुनाई। परसों बटाई की बैठक थी, तब भी मैंने सही जरूरतमंदों को ही बटाई पर खेत उठवाए। उस बात से भी चिढ़े बैठे हैं। वे अपने आदमियों को ही खेत दिलवाना चाहते थे। मैंने उस दिन भी बैठक स्थगित कर दी। तो इसमें आप दुखी क्यों होते हैं? आपने तो सही काम किया है। दुखी नहीं हूं बेटे, वहां जाते डर लगता है। फिर ये देश का मणि अशुभ मुहूर्त में काम शुरू कर रहा है। सीमावैयर को अब इस बात से भी चिढ़ होगी। वैसे सैद्धांतिक रूप से चाहे जैसा भी हो, देश का मणि ईमानदार है। आपकी हिचकिचाहट पर हंसी आ रही है बाबूजी। बेईमान चाहे जो भी सोच ले, इससे क्या ईमानदार का साथ देना छोड़ देंगे? यही तो हमारे देश की खासियत बनती जा रही है। बेईमानों, अत्याचारियों के डर से ईश्वर को पूजने वाला देश है यह न्याय। और आंतरिक शुद्धि से युक्त सत्य दर्शन न हो तो वैसी भक्ति किस काम की? किसी बेईमान गुंडे के डर से अपने अजीज मित्र के समारोह में आप ना जाएं, ये कुछ जच नहीं रहा। आप जाएं ना जाएं, मैं और कमली जरूर जाएंगे। बात वो नहीं है। खैर चलो, हम साथ ही चलते हैं। शर्मा भी क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद मान गए, पर उनका चेहरा परेशान था। मन में जाने कैसी हिचकिचाहट बाकी थी। कर्मकांडी ब्राह्मण का एक विदेशी युवती के साथ नास्तिक के यहां जाने की घटना को शंकर मंगलम के लोग किस रूप में देखेंगे, वे ये सोचकर आतंकित हो रहे थे। उनका भय सीमावैयर और अपने अन्य विरोधियों को लेकर ही था, पर निजी तौर पर देशिका मणि के दामाद के इस उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने की उनकी हार्दिक इच्छा थी। उद्घाटन के लिए शुभ मुहूर्त तय करना न करना हर व्यक्ति की अपने इच्छा पर निर्भर है, उसे विवश नहीं किया जा सकता। बेटे ने किस तरह सही नब्ज पर उंगली रख दी थी। कहा था, आप लोग न्याय की पूजा करते हैं पर अन्याय से भयभीत होते हैं। शर्मा को वही बात चुभ गई थी और चलने के लिए तैयार हो गए। रवि और कमली के तैयार होने के पहले वे कामाक्षी से बोलकर बाहर आ गए। वही हुआ जिसका उन्हें संदेह था। रवि, कमली और शर्मा को साथ निकलते देखकर लोग बाग बाहर औसारे पर निकल आए। सामने से पंडित शंभुनाथ शास्त्री आ रहे थे। शर्मा और रवि को अभिवादन किया और कमली को देखकर शर्मा जी से सवाल किया, ये कौन है? फ्रांस से आई हैं। हमारे देश हमारी संस्कृति के विषय में कुछ लिखना चाहती हैं। शर्मा ने कहा, ठीक है फिर मिलते हैं। शास्त्री चले गए। 2-4 और लोग मिले, उन्हें भी इसी तरह उत्तर देकर टरकाना पड़ा। वहां तो जब तक परिचय नहीं करवाया जाता लोग बाग पूछते तक नहीं। रवि ने कहा तो शर्मा जी हंस दिए। तुम पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहते हो रवि। यहां तो नाभि नाला अलग होते ही शिशु दूसरों में रुचि लेने लगता है। वे पहुंचे तो इरेमुडी मणि की दुकान में भीड़ नहीं थी। 3 तरफ दीवारें खड़ी की गई थीं। न फूलों का हार, न आम की पत्तियों का तोरण, कोई हल्दी चंदन कुमकुम नहीं, बस उनके आंदोलन के नेता की बड़ी तस्वीर टंगी थी। इरेमुडी मणि सबका स्वागत कर रहे थे। लोगों के बैठने के लिए बेंचें पड़ी थीं। इरेमुडी मणि ने उन्हें बिठाया, चंदन लगाए और मिश्री खिलाई। कुछ देर बातें करते रहे।
वे लोग चलने लगे तो इरेमुडी मणि शर्मा जी को एक ओर ले गए। अहमद अली को यह जगह नहीं मिली, इसलिए सीमावैयर पूरे गांव में बदनामी फैला रहा है। उसका कहना है कि मैं आस्तिकों से वैर मोल लेना चाहता हूं, इसलिए ये दुकान यहां लगाई है। सबको धमका रखा है कि कोई भी यहां से सामान नहीं खरीदेगा। मैं अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा, व्यापार के लिए सिद्धांतों को हवा में नहीं उड़ा सकता। अपने सिद्धांतों को दूसरों पर मैं थोपता भी नहीं। मैं जानता हूं कि किस तरह ईमानदारी से व्यवसाय चलाया जा सकता है। 1000 सीमावैयर पैदा हो जाएं, वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो ठीक है देशिका मणि, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अधिकार पर हमला कर रहा हूं। ये मठ की जगह है, आसपास के लोग धार्मिक हैं। यहां कुछ दुकान का ये नास्तिक नाम, ये चित्र तुम्हें अटपटा नहीं लगता? हो तो हो, मैं स्वांग नहीं भर सकता। व्यापार में घाटा हो जाए पर सिद्धांत में घाटा न हो। इरेमुडी मणि तैश में आ गए। इरेमुडी मणि की ये साफ गोई शर्मा को अच्छी लगती थी, पर वे जानते थे कि एक न एक दिन सीमावैयर की दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो यार, तुम्हें अपने सिद्धांतों पर अटल रहने की पूरी छूट है। पर सीमावैयर को जानता हूं ना, इसलिए कह रहा हूं। ये मत सोचना कि तुम्हें विवश कर रहा हूं। दुकान तुम्हारी है, जैसा चाहो चलाओ। मैं तो आपको घटना से वाकिफ करा देना चाहता था। इरेमुडी मणि ने वार्तालाप को पूर्ण विराम दिया। इसी समय काली कमीज पहने 3-4 कार्यकर्ता आए। उन्हें विदा कर फिर वहीं लौट आए। अच्छा हुआ तुम इन्हें भी साथ ले आए। कुछ देर मौन के बाद शर्मा जी ने सीमावैयर की धमकी के बारे में कह सुनाया। रहने दो यार उसे, उसका तो अंतिम समय आ गया है, इरेमुडी मणि कड़वाहट के साथ बोले। शर्मा, रवि, कमली तीनों ही इरेमुडी मणि से विदा लेकर निकलने लगे। जाते जाते रवि बेंच पर रखी किताबें पलटने लगा। आदिशंकर दर्शन, बोधायनीयनम, 5 रात्र बैखानक पद्धति, श्री वैष्णव चांड मारुतम आदि पुस्तकें रखी हुई थीं। क्या देख रहे हो बेटा? अपनी ही है, पढ़ रहा हूं इन दोनों, रवि से बोले। कुछ नहीं, यूं ही पलट रहा था, रवि ने कहा। मोड़ पर आकर रवि ने पूछा, एक ओर तो ये अशुभ मुहूर्त में काम करते हैं, दूसरी ओर धर्म और दर्शन की पुस्तकें पढ़ते हैं, अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब क्या है? वो हर बात को जानना चाहता है, ज्ञान की भूख उसमें जबरदस्त है। इन विरोधाभास के बीच में उसमें एक पूर्णता है। पर कितना खूबसूरत विरोधाभास है बाबू। एक ओर जब उसारी पर पान चबाते, ताश के पत्ते खेलते सीमावैयर को देखता हूं, और दूसरी ओर इनके बारे में सोचता हूं तो लगता है ज्ञान का जाति से कोई संबंध नहीं है ना? रवि ने पूछा। शर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उत्तर भले ही न दिया हो, पर वे उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं। वो ये जानता है। वो सोच रहा था बाऊ उसकी बात को कहेंगे, पर बाऊ की चुप्पी उसे संतोषजनक लगी। घर लौटते ही सीमावैयर के प्रचार का परिणाम भी उन्होंने देख लिया। अग्रहारम के 3-4 सम्मानीय व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। शर्मा जी ने उनका स्वागत किया और ओसारे पर ही बैठ गए। रवि और कमली भीतर चले गए। आगंतुकों के चेहरे देखकर ही शर्मा जी उनका मकसद भांप गए। भजन मंडली के पद्मनाभ अय्यर, वेद धर्म सभा के सचिव हरिहर गनपाणी, करणम मातृभूतम और जमींदार स्वामीनाथ भी आए थे। बात की शुरुआत हरिहर गनपाणी ने की। जब ये सार्वजनिक संपत्ति है तो मठ से जुड़े 4 लोगों की सलाह लेनी चाहिए थी। अग्रहारम का ही कोई तैयार हो जाता, पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था आपको। शर्मा जी ने धैर्य के साथ इसका उत्तर दिया, पर किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आप टेंडर मंगवा लेते, बोलियां लगती और अच्छा किराया मिल जाता। एक नास्तिक को तो नहीं मिलनी चाहिए थी। श्रीमठ को मैंने लिखा था, उन्होंने तो सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि किराया समय पर मिल जाए। पार्टी को नेक और ईमानदार होना चाहिए, बस यही वे चाहते थे। तो ये नास्तिक बनिया आपको ईमानदार लगा क्यों? कोई क्या है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। वो कैसे हैं मुझे यही देखना है। यही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि आप जानते हैं वे कैसे हैं, और जानबूझकर ये किया गया है। विवाद बढ़ने लगा। शर्मा जी समझ गए ये सारी आग सीमावैयर की लगाई है। जाते जाते शर्मा जी को भला बुरा कह गए। दोपहर शर्मा जी किसी काम से भूमिनाथपुरम गए थे। बसंती आई थी। हफ्ते भर में उसे बंबई जाना था। कमली ने उससे कुछ सुझाव मांगे। कामाक्षी की तरह लांग वाली धोती पहननी भी सीखी।
रवि घर पर नहीं था, इसलिए जी खोलकर बातें करने का अवसर हाथ लग गया। हालांकि कमली को भारतीय रीति रिवाजों, नियमों, अनुष्ठानों के बारे में काफी जानकारी थी, पर कुछ छोटी छोटी शंकाएं बनी रहीं। बसंती से उनका निवारण करा लिया। एक प्रश्न बेहद निजी था। बसंती ने उसे साविस्तार साफ साफ समझा दिया। ऐसे दिनों के लिए पिछवाड़े में एक कमरा है, वहीं रहना पड़ता है। ढेर सारी किताबें रख लेना, पढ़ती रहना। 3 दिनों की जेल समझ लो। कमली कामाक्षी को पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहती थी। संझवाती वाली घटना, फिर रवि के पिता का उसे सलाह देने की बात, बसंती से उसने कुछ भी नहीं छिपाया। अगर परेशानी हो तो मेरे घर चली आना, बाबूजी से कह जाऊंगी। पर कमली नहीं मानी। देखेंगे, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं रहेगी, कमली ने निर्णयात्मक स्वर में कहा। तुम उन 3 दिनों के लिए पारू को स्कूल में छुट्टी दिलवा देना, कौड़ियां खेल लेगी तुम्हारे साथ। अरे तो क्या समझती है, मुझे अकेले में डर लगेगा? कमली ने पूछा। उसकी इच्छा के अनुसार ही उस दिन शाम भूमिनाथपुरम के शिव मंदिर ले गई और एक विदेशी युवती को भारतीय परिधान में पूजन सामग्री लेकर चलते देख लोग ठिठक गए। बसंती ने कमली को मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित करा दिया। बसंती के साथ वो गर्भगृह के समीप गई। शर्मा जी के परिवार के कुशल मंगल की कामना करती रही। भूमिनाथपुरम का भव्य शिव मंदिर, उसका कलात्मक सौंदर्य और शिल्प उसे बेहद भाया। लौटते में कमली ने बसंती से गदगद स्वर में कहा, तुम लोगों के प्राचीन मंदिर कला के भंडार हैं, पर तुम्हारे यहाँ की युवा पीढ़ी तो अब सिनेमा थिएटरों में भक्ति भाव से जाने लगी है। मंदिर जाना कौन पसंद करता है? वहीं सिगरेट के धुएं में उनकी पूजा अर्चना चलती है। ठीक कहती हो तुम, यहां मंदिरों से अधिक भीड़ टूरिंग थिएटरों में मिलेगी। मैक्स मूलर के जमाने से पश्चिमी देशों में पूर्व की सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो गया था। मैक्स मूलर ने ऑक्सफोर्ड में वेद और उपनिषदों का अनुवाद कर उन्हें प्रकाशित करने का काम शुरू किया। तब से ही पश्चिम ने पूर्व की ओर देखना प्रारंभ कर दिया, और तब से ये भी होने लगा कि तुम लोगों ने पश्चिम की ओर आंखें फाड़कर देखना शुरू किया और वहां की भौतिकवादी उपभोक्ता संस्कृति को अपनाना शुरू किया। सच कहती हो, आज भारत भौतिकवादी हो गया है। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी गरीबी इसकी सांस्कृतिक गरीबी है। भूख से अधिक ये सांस्कृतिक गरीबी खतरनाक है। हाँ, संस्कृति और अध्यात्म की गरीबी सचमुच में भयंकर है, एक देश को पतन के गर्त तक ले जाने वाला है। लौटते में वार्तालाप चल रहा था। बसंती ने महसूस किया कि कमली एक हिंदू युवती की तरह रहना चाहती है। उस तरह दिखने और रहने की उसकी ललक को बसंती समझ गई। हम लोग तो जन्म से हिंदू हैं, पर बाहर से आने वाले लोगों को हिंदू धर्म इतना आकर्षित करता है, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। तुम लोग सुधार और पुनर्जागरण के नाम पर एक पवित्र और पुरातन गंगा प्रवाह से निकलकर धूप सेंकना चाहते हो, पर हम लोग उस प्रवाह में डूबकर पवित्र होना चाहते हैं। हिंदू के रूप में जन्म लेने वाला पूर्ण हिंदू नहीं होता। जो हिंदुत्व को समझकर हिंदू की तरह रहना चाहता हो, वही पूर्ण हिंदू है। हिंदू एक धर्म नहीं, जीवन की एक पद्धति है। पर जो गंगा तक नहाने जाता है वही तो भीगेगा। गंगा उत्तर में बहने वाली नदी ही नहीं, बल्कि भारत में फैली हुई एक पावन भावना है। तुम्हारे यहाँ सांस्कृतिक एकता है। तुम्हारा इतिहास ही गवाह है कि देश के कई स्थानों में, झीलों, तालाबों में गंगा के जल को ही सबसे पहले लाया जाता है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी हिंदू मरता है तो मुंह में गंगा जल ही डाला जाता है। बसंती अपने ही इतिहास को दूसरों के मुंह से सुनकर पुलकित हो उठी। बंबई जाने से पहले कई शामें कमली और बसंती ने साथ बिताईं, जी भरकर बातें की। उसके बंबई जाने के दूसरे या तीसरे सप्ताह ही श्रीमठ से एक तार आया और शर्मा जी कामाक्षी को लेकर वहां चले गए। लौटते में हफ्ता लग जाने की संभावना थी। कामाक्षी ने घर की जिम्मेदारी पार्वती को सौंप दी थी। ज्यादातर पक्का खाना बैठक में ही बनाने की सख्त हिदायत थी। अभी आप सुन रहे थे नापार्थ सारथी के लिखे उपन्यास तुलसी चौरा का भाग 8, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।